Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. जरा फिलहाल के लिए माइक बंद. अंश हमने क्या किया था? अंशिका, अंशिका, तो कोई है सुन रहा है? क्या हुआ मैंने तुम लोगों को? कब मारे? क्या मेरी आवाज? All of you guys. Well, to all of you guys, अच्छे से आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? ऐसे ही लग रहा है कि मेरी आवाज क्लियर है. क्या कराया था उसके लिए, फिर लोअर नहीं किया. अच्छा, तो वैलेंसी तक कराया था. ठीक है, मुझे समझ में आ गया. सर मॉलिक्यूलर वेट भी पढ़ाया था. मॉलिक्यूलर वेट भी पढ़ाया था. मेथड्स टू फाइंड वैलेंसी हमारा नहीं हुआ था, जहां तक मुझे याद है. मेथड्स टू फाइंड वैलेंसी नहीं हुआ था, वो आज हम लोग वहां से स्टार्ट करने हाँ वाले सर. हैं. ओके फाइन. ओके, चलो ठीक है. जल्दी देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज हम लोग ज्यादा. मेथड्स टू फाइंड वैलेंसी. 3 मेथड है वैलेंसी को फाइंड करने के लिए. वैलेंसी को फाइंड करने के लिए 3 मेथड है. ठीक है. रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैंने अभी भी ऑन किया. ठीक है. तो बाय सबसे पहला मेथड जो है वो है बाय ऑब्जर्विंग द फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड. अगर फॉर्मूले को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें जो है वैलेंसी जो है पता चल जाएगी. फॉर एग्जांपल CH4 से जो है वो मुझे पता चल रहा है कि हेयर कार्बन एटम इज कंबाइनिंग विद 4 हाइड्रोजन एटम. कार्बन एटम जो है वो 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन हो रहा है, इसलिए ऑफ कोर्स कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 4 होगी, 4 होगी. दूसरा है CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड. क्यूप्रिक ऑक्साइड की वैलेंसी जो है वो 2 है और क्यूप्रस ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी है? 1 है. ठीक है. ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था. क्यूप्रिक ऑक्साइड की वैलेंसी 2 होती है और क्यूप्रस ऑक्साइड की वैलेंसी जो है वो 1 होती है. याद रखना, वेरिएबल वैलेंसी होती है. वेरिएबल वैलेंसी में हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं. फिलहाल के लिए ऐसा याद रखो, क्यूप्रस ऑक्साइड की वैलेंसी 2 और क्यूप्रिक ऑक्साइड की वैलेंसी 2 और क्यूप्रस ऑक्साइड की वैलेंसी 1. सेकंड मेथड वैलेंसी फाइंड करने का, हम लोग एक सिंबल के ऊपर एक अगर एलिमेंट है उसका सिंबल जो है उसका अगर चार्ज देखेंगे तो उस चार्ज को देख के जो है वी विल कम टू नो वेदर जो सब्सटेंस जो है उसकी वैलेंसी जो है उसकी 1 वैलेंसी है, 2 वैलेंसी है, 3 वैलेंसी है कि 4 वैलेंसी है. बाय सीइंग द सिंबल चार्ज
on that symbol we can come to know. For example Na+ से जो है मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि सोडियम जो है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो that means सोडियम has a valency of 1. वैसे ही बेरिलियम प्लस, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बेरिलियम जो है उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है. It shows that the valency of beryllium is 2. तो हमें जो है by seeing the charge on that element we can come to know कि उसका valency कितना है. Third way is valency and number of valence electrons. कि valency and number of valence electrons कितने हैं. For example, suppose अगर एक एलिमेंट है या एक एटम है, उसके लास्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वही उसकी वैलेंसी रहेगी. जितने लास्ट शेल में उसके इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतनी ही उसकी वैलेंसी रहेगी. ये केस फॉलो होगा जब इलेक्ट्रॉन्स जो है लास्ट शेल में 1 से लेके 4 के बीच में हो. वंस द इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल आर बिटवीन 4 to 8, तो हम लोग जो है उतने इलेक्ट्रॉन्स को 8 में से माइनस कर देंगे. तो वैलेंसी विल बी इक्वल टू द 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. याद रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का वैलेंसी क्या है? फ्लोरीन का वैलेंस 1. फ्लोरीन का कितने हैं? लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7 हैं. तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोले तो 7, वैलेंसी बोले तो 1. ओके, समझा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट शेल, उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. और वैलेंसी इज valence 1 basically minus 8 minus 1. It would अरमान शेख बोलो. सर मेरे को सेकंड वाला समझ गया, थर्ड वाला और फर्स्ट वाला नहीं समझा. थर्ड वाला समझा? नहीं समझा, थर्ड वाला नहीं समझा, फर्स्ट वाला नहीं समझा. थर्ड वाला नहीं समझा, फर्स्ट वाला नहीं समझा. ओके, फर्स्ट वाला जो है, हाँ है. मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? बीच बीच में बड़ा ब्रेक हो जाता है. जस्ट 1 सेकेंड. सर गैलरी की तरफ बैठ जाओ, आएगी. मेरी आवाज अब कैसी है? हाँ सर, लेकिन स्टिल क्रैक हो रही है. स्टिल क्रैक हो रही है? जस्ट ये 1 थोड़ी सेकेंड. अब कैसी है आवाज? नो, इट्स क्लियर. हाँ सर अभी आए. क्लियर. ओके, आई होप. बोल देता हूँ थोड़ा सा. क्या? हाँ ठीक है. हाँ तो सुनो. कार्बन जो है कितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन हो रहा है? 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन हो रहा है. कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन एटम्स, कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन हो रहा है. जस्ट 1 सेकेंड, मुझे म्यूट करने दो सबको, सब म्यूटेड है. तो कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन हो रहा है. तो हमने पढ़ा हुआ था यहाँ पे कि जितना हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन होगा उतनी उसकी वैलेंसी रहेगी. जितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ कार्बन कंबाइन होगा उतनी उसकी वैलेंसी रहेगी. तो बेसिकली फर्स्ट मेथड में तो वही है. बोलो वृषांक. हाँ सर, मुझे एक डाउट था कि आपने फर्स्ट में जो दिखा था, हाँ, कि क्यूप्रिक ऑक्साइड का वैलेंसी 2 और फिर क्यूप्रिक, तो ऐसा क्यों होता है कि जब वैलेंसी चेंज होती है तो मतलब नाम में भी थोड़ा चेंजेस होता है, और तो नाइट्रोजन में भी नाइट्रेट नाइट्राइट, ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल, वो आज के आने वाले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि नाइट्रेट नाइट्राइट क्या होता है. ओके. ओके. हाँ और वो फिर अभी हाँ
और सर मुझे पूछना था कि जो सेकंड में आपने दिया है चार्ज ऑन आयन, उसमें अगर माइनस रहेगा किसी में तो उसका वैलेंसी क्या हो सकता है? उतनी ही उसकी वैलेंसी रहेगी जितना उसका वो रहेगा। नाइट्रोजन में 3 माइनस रहेगा, तो 3 माइनस इज नथिंग बट उसका वैलेंस, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 रहेगा। पॉजिटिव 3 चार्ज हो रहेगा। या नेगेटिव, पॉजिटिव जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव उतनी उसकी वैलेंसी रहेगी। O2 माइनस, तो अगर सपोज O सिंबल दिया हुआ है, क्या सिंबल दिया हुआ है? O सिंबल दिया हुआ है, 2 माइनस दिया हुआ है, ठीक है, या तो हाँ फिर ऐसा O माइनस माइनस ऐसा लिखा हुआ है, तो ऑफकोर्स हाँ में आ रहा है कि इसकी वैलेंसी कितनी है? 2, 2। क्योंकि 2 बार माइनस है। हाँ सर। जैसे Be में कैसे 2 बार प्लस था, तो मैं समझ गया हाँ कि Be की वैलेंसी 2 है। 2 है। अगर 2 बार माइनस है तो मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। ओके सर। ओके, समझा? हाँ सर, थैंक यू सर। या वैलेंसी की साइन इंक्लूडेड नहीं होती है, वैलेंसी में साइन नहीं होता। ओके, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने पढ़ लिया। आई होप ये भी सबको क्लियर है। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि अगर एक बार जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से बढ़ जाएंगे, एक बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 4 से जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो हम लोग उनको 8 में से माइनस कर देंगे। इसलिए तो 1 2 3 4 के बाद जो भी एलिमेंट्स आते हैं उनको हम लोग 8 में से माइनस करते हैं। आई होप इतना समझा। यहाँ पे हमने किया था, होप सबको याद रहेगा, यहाँ पे हमने किया था नाइट्रोजन, कार्बन तक तो 4 था ही, नाइट्रोजन में लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो लेकिन इसको अपना स्टेबलनेस एक्वायर करना होता है, तो स्टेबलनेस एक्वायर करने के लिए जो है फिर ये क्या होगा, 8 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे ऑक्सीजन है, उसको अपना स्टेबलनेस एक्वायर करना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए, लेकिन उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं? उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन शेल है? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास, तो 8 माइनस 6, तो 8 माइनस 6 कितना होगा? 2। ठीक है, फ्लोरीन, फ्लोरीन का कितना होगा? 8 माइनस 7, 1 वैलेंसी। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग 8 में से माइनस कर रहे हैं, तो हमें, ठीक है, सबको समझा? अनम्यूट, सृष्टि को भी अनम्यूट कर दिया, बोलो। सर आपने वो नोट में लिखाया था कि वैलेंसी 8 माइनस करने के लिए 4 to 8 चाहिए, तो हमें 4 कंसीडर करना है कि नहीं करना? 4 को जो है कंसीडर करो नहीं करो एक ही बात है। 8 माइनस 4 करोगे तो आंसर 4 आएगा। अगर इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो दोनों हाँ। तरीके से आंसर 4 ही आने वाला है। सर मैं ओके। एक चीज मैं बोल रहा था सर, वो निकाल भी सकता है, वो ले भी सकता है, तो हाँ ऐसे बिल्कुल, कोई चांसेस पे डिपेंड करता है क्या उसे निकालने में? मॉलिक्यूल्स के चांस ऊपर होगा। डिपेंड, वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, ये कार्बन किसके साथ कंबाइन हो रहा है और किसके साथ कंबाइन होके कौन सा मॉलिक्यूल बना रहा है, उसके बेसिस पे डिपेंड होगा कि ये जो है इलेक्ट्रॉन्स देगा कि इलेक्ट्रॉन्स लेगा। डिपेंड कर कंबाइन हो रहा है और कैसे कंबाइन हो रहा है। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। वैलेंसी क्लियर हो गई सबकी? चलो क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं। सर मेरा नहीं हुआ। हाँ बोल बोल अरमान बोल। वो आपने जो इमेज दिखाई थी ना, उसमें सेकंड वाला बेरिलियम, मैं बेरिलियम का था ना, वो वाला समझ नहीं आया। एक सेकेंड, ये देखो बेरिलियम है, बेरिलियम के देखो कितने चार्जेस हैं? 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, मतलब इसका मतलब बेरिलियम की वैलेंसी कितनी है? 2। जितने उसके ऊपर चार्ज रहेगा उतना उसका वैलेंसी रहेगा।
सर लेकिन वहाँ पर 2 प्लस लिखा है तो हम उसे +2 नहीं लिख सकते। बिल्कुल +2 भी लिख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। +2 लिखें या तो फिर प्लस प्लस लिखें, या फिर अगर 3 है तो 3 प्लस लिखें, या फिर 3 प्लस लिखें या +3 लिखें, वो हमारी मर्जी है। सर और सर वो थर्ड वाला आपने को समझाने वाले थे, समझाए नहीं। तो यही तो समझाया कि 8 माइनस करेंगे, अब तक मैं वही तो समझा रहा था जो मैंने नोटबुक में दिखाया। अच्छा सॉरी। हाँ, लेकिन समझा सही ना वो कि 8 जैसे ही 4 के ऊपर नाइट्रोजन आया तो हम लोग उसको जितने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो हम लोग 8 में से माइनस कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग 8 में से माइनस कर रहे हैं, हमें उसका वैलेंसी मिल रहा है। ओके सर, थैंक यू सर। या वेलकम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी मतलब एक ही एटम की, एक ही एलिमेंट की जो है, एक ही एटम की बहुत सारी वैलेंसीज रहती हैं। ठीक है, बहुत सारी वैलेंसीज रहती हैं, उसको हम लोग जो है वेरिएबल वैलेंसीज बोलते हैं। ठीक है, सर्टेन एलिमेंट्स एग्जिबिट मोर देन वन वैलेंसी कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी। अब ये वेरिएबल वैलेंसी जो है, जैसे कि कॉपर देख लो, कॉपर में जो है कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, एक 1 होती है और दूसरा 2 भी होती है। 2 वैलेंसीज हैं कॉपर की, 1 एंड 2। जो 1 वाली वैलेंसी रहती है ना, उसमें कॉपर जो है ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर क्या बना देता है, क्यूप्रस ऑक्साइड। और जब उसकी वैलेंसी 2 रहती है तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना देता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड दो चीजें बनाता है, दो वैलेंसीज होती है कॉपर की। ठीक है, सेम टू सेम फॉर आयरन। आयरन की वैलेंसीज भी 2 होती है, 2 एंड 3। जब वो 2 वाली वैलेंसी रहता है ना, तो वो होता है फेरस ऑक्साइड, और 3 जब उसकी वैलेंसी रहती है तो होता है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो फेरस ऑक्साइड। फिर उसके बाद आता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो भी 2 वैलेंसीज बनाता है, 1 और 2, मर्क्यूरियस ऑक्साइड एंड मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, याद रखना इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो सपोज एक ही एलिमेंट की अगर 2 वैलेंसीज है, तो 2 वैलेंसीज में जो कम वाली वैलेंसी जो है ना, उसके एंडिंग में हमेशा OUS आता है, OUS। कम वाली वैलेंसी का नाम हमेशा OUS पे ही खत्म होता है। ठीक है, उसको सफिक्स बोलते हैं ना, सफिक्स उसका एंडिंग में जो है हमेशा OUS होता है। और जो ज्यादा वाली वैलेंसी रहती है उसके एंडिंग में हमेशा IC होता है, इक इक करके रहता है। जो ज्यादा वैलेंसी जिसकी जो ज्यादा वैलेंसी होती है उसके एंडिंग में हमेशा इक इक IC होता है। तो अगर कॉपर का देखोगे तो कॉपर में जो है, कॉपर की वैलेंसी 1 जब होती है तो उसके एंडिंग में OUS है। ज्यादा वाली वैलेंसी कॉपर की कौन सी है, 2, तो उसके एंडिंग में क्यूप्रिक आ गया। सेम फॉर आयरन ऑल्सो, वैलेंसी कौन सी है, 2 और 3, इसमें कम वाली वैलेंसी कौन सी है, 2। तो 2 वाली वैलेंसी के एंडिंग में जो देखो OUS आ गया, क्यूब फेरस ऑक्साइड। ज्यादा वाली वैलेंसी जो है वो 3 है, उसके एंडिंग में फेरिक ऑक्साइड। सेम फॉर मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की भी वैलेंसीज 2 रहती है, 1 और 1 एंड 2। तो 1 वाली है तो वो है मर्क्यूरियस ऑक्साइड, क्योंकि कम वैलेंसी है। ज्यादा जो ग्रेटर वाली वैलेंसी जो है उसके एंडिंग में मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इस तरीके से जो है ये नेमिंग सिस्टम तुम्हें याद रखना है। ठीक है, बहुत जनों को जो है ये क्वेश्चन रहता है कि सर ये दो दो वैलेंसीज क्यों है, दो दो वैलेंसीज क्यों होती है एक एलिमेंट की। बात ये है कि जब जो जो बहुत सारे एलिमेंट्स जो है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स जो है ना, वो क्या करते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स जो है ना, बेसिकली शेल्स जो होते हैं ना, शेल्स, KLMN जो शेल्स रहते हैं ना, उसके अंदर सब शेल्स भी होते हैं। उसके अंदर जो है सब शेल्स भी रहते हैं। शेल्स जो है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो पेन अल्टीमेट शेल में से जो लास्ट ऑर्बिट शेल जो है ना, उसमें जंप मारते हैं बिकॉज ऑफ द एनर्जी। जो है ना, उनकी एनर्जी ऐसी रहती है कि वो जो है ना जंप मारते हैं सेकंड लास्ट ऑर्बिट में से लास्ट वाले ऑर्बिट में, पेनल्टीमेट शेल टू लास्ट आउटर मोस्ट शेल में जो है वो जंप मारते हैं, जिसकी वजह से उनकी वैलेंसी जो है ना चेंज होती रहती है, वेरिएबल होती रहती है। तो बिकॉज ऑफ दैट जंपिंग, इलेक्ट्रॉन्स जो जंप होते हैं एक सब शेल से दूसरे सब शेल में, इसकी वजह से उनकी जो वैलेंसी जो है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है। ठीक है, बेसिकली तुम्हें इतना नॉलेज होना इज इनफ फॉर नाउ। ठीक है, सबको समझा ये चीज जो मैंने बोली वेरिएबल वैलेंसी वाली।
ठीक है, सबको समझ में आ गया कि बेसिकली कैसे वैलेंसीज वर्क करती हैं। तो अगर वैलेंसीज ऐसे ही वर्क करते हैं, मैं सिखा कुछ नहीं रहा हूँ, डाउट आते जा रहे हैं। जिसने हैंड रेस किया है उसको अनम्यूट करते हुए जा रहा हूँ, पूछो। रुशांक को अनम्यूट किया, दक्षतम मोली को अनम्यूट किया, ध्रुव को अनम्यूट किया, स्वप्निल को अनम्यूट किया, अरमान को सर बोलो। सर मेरा डाउट ये था कि आपने कहा कि जो बड़ा एलिमेंट होता है उसके आगे आईसी लगता है, नेम बड़ा वैलेंसी वाला होता है उसके आगे आईसी लगता है, और जिसकी वैलेंसी उसके आगे ओयूएस लगता है। तो बिल्कुल सर सही। तो सर कुछ एलिमेंट तो ऐसे भी होंगे ना जो लाइक 3 वेरिएबल वैलेंसीज दिख शो करते होंगे, लाइक 1 2 एंड 3, तो उनका नेमिंग कैसे होएगा? उनका नेमिंग जो है फिलहाल के लिए हम लोग जो है 2 का ही देख रहे हैं। 3 वाले जो है ना, वो ऐसे वाले वैलेंसीज जो है बहुत ही हैं, लेकिन उनके फिर अलग ही नाम बन जाते हैं। ओके मतलब अलग ही, मतलब कंप्लीटली उसका जो है अलग नाम रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, सपोज किसकी वैलेंसी 3 है, ठीक है? यस सर। तो अगर अगर किसी की वैलेंसी 1 है, किसी की वैलेंसी 2 है, किसी की वैलेंसी 3 है, तो उसको जो है हम लोग रोमन में डिफाइन, देखो हर एक के बाद जो है ना, ओके क्यूप्रस के अलावा उसके बाजू में उसके रोमन भी है, तो ओके उसको हम सर लोग यस। डिफाइन करेंगे बाय इट्स फॉर्मूला, मतलब जो भी है, जो कि उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगी, और रोमन में जो है वो उसका रहेगा, मतलब जितनी उसकी वैलेंसी रहेगी उसको रोमन में दिखाया, मतलब उसको डिस्क्राइब करेंगे। सर मेरा भी यही डाउट ओके था। सर, थैंक यू सर। सर सर अगर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो कार्बन का वैलेंसी तो दोनों केस में अलग आ रहा है ना, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन भी वेरिएबल वैलेंसी दिखा सकता है। बिल्कुल भी नहीं, कार्बन का वैलेंसी कैसे वेरिएबल है? सर क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन फॉर्म हो रहा है और मोनोऑक्साइड जो उसमें हम है, देखते it is generated because it is generated because of the unburnt of fuels। तो वो जो है वो एक्चुअली में नेचुरली ऑकरिंग नहीं है, दैट इज बिकॉज इट इज अ डिसएडवांटेज, मतलब ये मैन्युअली हो रहा है। फ्यूल्स जो है वो अनबर्न रह रहे हैं, मतलब कंप्लीटली कंबस्ट नहीं हो पा रहे हैं फ्यूल्स, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। अगर हम लोग उनकी वैलेंसीज देखेंगे तो कार्बन की वैलेंसी 4 एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। तो एक्चुअली में उसको अगर अब जब भी हम लोग उनका क्रिस क्रॉस मेथड से देखेंगे तो जो कंपाउंड फॉर्म होना चाहिए वो फॉर्म होना चाहिए CO2, ना कि CO। CO फॉर्म होता है एज अ साइड प्रोडक्ट, एज अ, मतलब उसको कोई बनाना नहीं चाहता, इट इज मेड फोर्सिबली because the fuels are not getting completely combustible, fuels are not getting completely burned, जिसकी वजह से वो बनता सर है। तो NO2 सर NO2 N2O4 और N2O3 उसमें जो एक्चुअली में जो कंपाउंड बनना चाहिए वो कौन सा कंपाउंड बनना चाहिए? नाइट्रोजन का वैलेंसी इज CA3 एंड ऑक्सीजन का वैलेंसी इज 2। तो नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है? 3। पक्का? हाँ हाँ ठीक है, नाइट्रोजन का वैलेंसी इज 3। तो जो एक्चुअली में कंपाउंड बनना चाहिए वो बनना चाहिए N2O3। बाकी के सब फोर्सिबली मैन मेड मैन्युअली बनाए जाते हैं। सर फिर एटम कैसे स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाता है, क्योंकि फिर भी कहीं पर तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है ना। नहीं 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 नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, लेकिन हम लोग जो है हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 2 एटम्स जो हैं, जैसे N2O3 जो है वो एक्चुअली में एक स्टेबल एटम जो है, अगर हम लोग नॉर्मल केमिकल रिएक्शन करेंगे तो यही कंपाउंड फॉर्म होना चाहिए। लेकिन मैन्युअली हम लोग जो है ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो कंप्लीट ऑक्टेट रूल तो फॉलो करे, लेकिन वो मॉलिक्यूल दूसरा बन जाए। वो वैसे टेम्परेचर्स और कंडीशंस वैसे रखेंगे हम लोग, और वो जो है हम लोग आगे देखने वाले हैं कि कैसे कैसे जो है किस किस कंडीशंस में हम लोग जो है एटम्स तो 2 ही हैं, लेकिन वो कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। क्योंकि H और O भी बनाता है, H और O जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनाता है, H2O2। तो बेसिकली H2O2 कैसे बनता है? वो बेसिकली लेबोरेटरी में बनता है। एक्चुअली में जो नेचुरल प्रोसेस जो बनना चाहिए वो H2O बनना चाहिए। वैलेंसीज के हिसाब से अगर हम क्रिस क्रॉस मेथड देखेंगे तो वो H2O ही बनना चाहिए। लेकिन हम लोग जो है ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड हाँ करते सर। हैं, ऐसा टेम्परेचर और हीट प्रोवाइड करते हैं
कि हमें जो है H2O2 भी हम लोग एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा डाल देते हैं, और फिर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि दो ऑक्सीजन जो है ना मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं वो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम शेयर टू इलेक्ट्रॉन्स हम लोग उनसे जो है एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करवाएंगे। ये बहुत ही हाई लेवल पे है, लेकिन बेसिकली ये है कि हम लोग ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं कि जो मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट बन जाए, एटम्स वही है लेकिन मॉलिक्यूल दूसरा बन जाए, उसमें हम लोग ऐसे कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ये तो समझते हैं कंडीशंस की वजह से उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, मॉलिक्यूल भी पूरा का पूरा चेंज हो रहा है उसी से। ओके सर। फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आल्सो, कार्बन डाइऑक्साइड सी और ओ जब साथ में मिलेंगे तो CO2 ही बनाएंगे, लेकिन हम लोग मैन्युअली जो है फोर्सिबली ऐसे कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे कि CO ही बने, ना कि CO2। ओके सर। सर हाँ बोलो। सर नोमेनक्लेचर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स के नीचे वाले समझाओ ना। हाँ बिल्कुल, वहां पे अभी हम लोग आ रहे हैं। इतने सारे हैंड रेज हो रहे हैं यार। मोक्ष को अनम्यूट किया मैंने, अरमान तो ऑलरेडी अनम्यूट है, सर दक्ष मौलिक भी है। हाँ ठीक है, मोक्ष बोलो। सर CO कंडीशंस लेके फॉर्म तो हो सकता है, लेकिन फिर कार्बन को तो 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, लेकिन ऑक्सीजन के साथ तो उसे 2 ही मिलते हैं, तो उस पे +2 या फिर -2 का चार्ज क्यों नहीं है? कार्बन के ऊपर सबसे पहले कार्बन का एंटायर मॉलिक्यूल वो रेडिकल क्यों नहीं बनता? तो क्योंकि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स हो ही नहीं रहा है उसके। बिल्कुल उसका कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स हो ही नहीं रहा, लेकिन दैट कम्स अंडर दी ये क्या ऑक्टेटूल का क्या, वो क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्टेटूल का क्या है? डिसएडवांटेज नहीं, एक्सेप्शन। नहीं एक्सेप्शन नहीं, ऑक्टेटूल का क्या है? ऑक्टेट रूल का क्या होता है? लिमिटेशंस, दैट कम्स अंडर द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल जो है यूनिवर्सल रूल नहीं है, ये आगे फ्यूचर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऑक्टेट रूल जो है वो यूनिवर्सल रूल नहीं है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, और उसमें जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक एक्सेप्शन है। ओके सर, थैंक यू। ओके मोक्ष। अच्छा ठीक है, चलो अभी नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर देखते हैं। अब देखो आधे जनों को ये अरमान ने जो है, अरमान पूछो। हाँ सर, नीचे का आप अभी एक्सप्लेन कर ही रहे हो ना, तो इनडायरेक्टली समझ आ जाएगा। स्टार्ट करना। हाँ ठीक है, तो नोमेनक्लेचर ऑफ आयोनिक कंपाउंड स्टार्ट करते हैं, मेटल्स विद नॉन मेटल्स। ठीक है, तो मेटल्स विद नॉन मेटल्स की बात करते हैं। तो मेटल्स में जो है ना, याद रखना नोमेनक्लेचर में हमेशा क्या होता है, जो पॉजिटिव आयन होता है वो पहले लिखते हैं, और जो नेगेटिव आयन होता है वो हमेशा हम लोग बाद में लिखते हैं। जैसे NaCl में Na+ होता है, हमेशा Na जो है सोडियम का जो है हमेशा पॉजिटिव आयन ही बनेगा, तो Na+। Cl जो है वो हमेशा नेगेटिव आयन ही बनेगा, Cl-। तो Na हमेशा पॉजिटिव आयन पहले लिखेंगे और नेगेटिव आयन जो है वो हम लोग बाद में। तो Na+ और Cl- which is called sodium chloride। ठीक है, सेम गोज फॉर NH4 to SO4, तो अमोनियम सल्फेट। तो NH4 जो है, तो NH4 जो है ये NH4 जो है, ये NH4 जो है वो पॉजिटिव आयन बनेगा, और SO4 जो है वो क्या बनेगा? SO4 जो है वो नेगेटिव आयन बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस तरीके से ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। फिर बात करते हैं हम लोग पॉजिटिव आयंस की। एक्चुअली में यहाँ पे अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, जस्ट 1 सेकेंड। जंग देखो, क्रिस क्रॉस मेथड देख लो पहले, फिर उसके बाद नोमेनक्लेचर पे आते हैं। सबसे पहले क्रिस क्रॉस मेथड देखते हैं, AXBY।
देखो वैलेंसी ऑफ ए कितना है, y है, वैलेंसी ऑफ बी कितना है, x है। तो अभी क्रिस क्रॉस मेथड अगर हम लोग यूज करेंगे तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का इसके पास चला जाएगा और Cl का जो है इसके पास चला जाएगा, तो इसको हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो है ए है और यहाँ पे बी है। ए की वैलेंसी जो है वो y है और x बी की वैलेंसी जो है वो x है। तो यहाँ पे जो है क्रॉस किया, तो ये क्रॉस किया तो ax और by बन गया, ठीक है, ax और by बन गया। तो बेसिकली इसको हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सेम गोज फॉर CO2 आल्सो। CO कार्बन ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, 2 1 2, 2 2 4, लोवेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, 2 जाएगा ऑक्सीजन के पास, 1 जाएगा C के पास और बन गया CO2, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला है क्रिस क्रॉस मेथड की। क्रिस क्रॉस मेथड की बेसिकली यही फॉर्मूला है। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, उन्हें जो है लोवेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे। नॉमेनक्लेचर, अभी हम लोग नॉमेनक्लेचर देखते हैं मेटल्स विद नॉन मेटल्स के बारे में। मेटल्स विद नॉन मेटल्स के बारे में अगर ठीक से पढ़े तो सबसे पहले आता है NaCl। NaCl में अगर ठीक से देखोगे तो Na जो है ना वो पॉजिटिव है और Cl जो है वो नेगेटिव है। तो सोडियम क्लोराइड NH4SO4 NH42SO4, तो बेसिकली NH4 जो है ना, NH4 वो पॉजिटिव है और SO4 जो आयन है 2 माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से पॉजिटिव वाला पहले लिखते हैं और नेगेटिव वाला बाद में, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। NaHCO3 सेम गोज फॉर NaHCO3 आल्सो। Na जो है वो पॉजिटिव है और HCO3 जो है वो नेगेटिव है। HCO3 क्या है, नेगेटिव। तो दोनों साथ में आएंगे तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। सेम गोज फॉर Na2CO3। Na जो है वो पॉजिटिव है और CO3 जो है वो 2 माइनस है, तो 2 इधर जाएगा और 1 इधर जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन गई, Na2CO3। पॉजिटिव आयन पहले और नेगेटिव आयन बाद में। पॉजिटिव आयंस Na+, Zn+2, Ca+2, बेसिकली सारे के सारे मेटल्स जो है वो पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो सोडियम, जिंक, कैल्शियम, ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव आयंस हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने जो रहेगा वो हमेशा OUS रहेगा और जो ज्यादा वाला रहेगा उसके एंडिंग में हमेशा सुफिक्स में हमेशा इक आएगा, IC। तो लोअर वाला रहेगा उसके एंडिंग में OUS रहेगा और जो हायर वाला रहेगा उसके एंडिंग में IC रहेगा सफिक्स में। क्रिस क्रॉस मेथड, यार क्रिस क्रॉस मेथड समझाना है। क्रिस क्रॉस मेथड बेसिकली बहुत ही इजी है यार, मैंने वही तो बोला। जैसे Na है, Cl है, Na की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1, दोनों क्रॉस मार देंगे तो कंपाउंड क्या बन गया, NaCl। NH4 की वैलेंसी जो है वो +1 है, NH4 की वैलेंसी 1 है और SO4 की वैलेंसी जो है वो 2 माइनस है, तो और यहाँ पे 2 है, तो 1 जो है इसके पास जाएगा और 2 जो है NH4 के पास जाएगा, तो ये क्या बन गया, NH42SO4 माइनस, NH42SO4, NH42SO4। तो इस तरीके से ऐसे मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूलाज बनते हैं, मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे ही बनते हैं। यही है क्रिस क्रॉस मेथड। पॉलीएटॉमिक, अगर ठीक से देखोगे तो हमेशा जो पॉलीएटॉमिक एटम्स रहते हैं उसके एंडिंग में हमेशा ओनियम रहता है। जैसे हाइड्रोनियम H3O+, हाइड्रोनियम NH4+, अमोनियम। तो पॉलीएटॉमिक आयंस जो रहते हैं उनके एंडिंग में हमेशा ओनियम, सफिक्स में हमेशा ओनियम रहता है। ओके। नेगेटिव आयंस जो हमेशा रहते हैं उनके एंडिंग में हमेशा आइड रहता है, आइड, IDE। फ्लोराइड, ऑक्साइड, आयोडाइड, फॉस्फाइड, कार्बाइड, नाइट्राइड। तो बेसिकली जो भी नेगेटिव आयंस रहते हैं उनके एंडिंग में हमेशा IDE, आइड रहता है। पॉलीएटॉमिक अगर कोई रहेगा तो उसके एंडिंग में हमेशा ITE या ATE, 8 रहेगा, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ठीक है। तो पॉलीएटॉमिक जो रहेगा, जो कम वाला रहेगा, जैसे NO2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के कम एटम्स हैं, तो कम वाले में 8 रहेगा और ज्यादा वाले में 8 रहेगा, ठीक है। तो
नेगेटिव आयंस के एंडिंग में हमेशा आइड रहेगा, और पॉलीएटॉमिक में जो है आइट रहेगा या एट रहेगा, ITE या ATE। जो कम वाला रहेगा उसमें आइट, और जो हायर लेवल वाला जो रहेगा उसमें एट रहेगा, नाइट्रेट। हाइपो और पर भी यूज होता है, जिसमें कम ऑक्सीजन होते हैं उसको हाइपो यूज करते हैं, जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन के एटम्स रहते हैं उसमें पर यूज करते हैं। जैसे हाइपोक्लोराइट तो ClO-, तो हाइपोक्लोरेट तो इसमें ऑक्सीजन के एटम ज्यादा है तो ClO4-। तो हाइपोक्लोराइट और पर क्लोराइड इस तरीके से यूज होता है। पर ऑक्साइड भी यूज होता के भी रहता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो इस तरीके से ऑक्सीजन के ज्यादा वाले में जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, पर यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव आयंस का। पर क्लोरेट तो इस तरीके से हो गया। अब नॉमेनक्लेचर देखते हैं नॉन मेटल्स विथ नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स विथ नॉन मेटल्स। अब यहाँ पे जो है जैसे कि हाइड्रोजन हो गया और क्लोराइड हो गया। अब हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और क्लोरीन भी नॉन मेटल है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है +1 है और क्लोरीन जो है वो -1 है। तो इस तरीके से क्या हो गया, हाइड्रोजन तो पॉजिटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन बनेगा, क्लोरीन जो है नेगेटिव आयन बनेगा, तो HCl बन गया इस तरीके से। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा, बहुत ही सही है। बार बार वही चीज रिपीट हो रही है कि हाइड्रोजन आयन पहले आएगा और क्लोरीन आयन बाद में आएगा। फॉर एग्जाम्पल H2S, तो H2S की फॉर्मूला कैसे बनी, H और S ले लेंगे, हाइड्रोजन 1 है और सल्फर जो है वो 2 है, 2 जाएगा हाइड्रोजन के पास, 1 जाएगा सल्फर के पास। तो इस तरीके से क्या बन गया, H2S बन गया। ओके, ठीक से समझ में आ गया। बार बार वही फॉर्मूला है, क्रिस क्रॉस वाली ही फॉर्मूला है। फॉस्फोरस है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। ऑक्सीजन के पास P के पास, तो मॉलिक्यूल कौन सा बनेगा, O5। सिंपल। हैंड रेस किए हुए अभी भी, अनम्यूट किया, स्वप्निल को भी अनम्यूट किया, बोलते जाओ। सर आप वो समझा सकते हो फॉस्फेट, फॉस्फाइड और वो नॉमेनक्लेचर जहाँ पर हम लोग फॉस्फेट, फॉस्फाइड या नाइट्राइड यूज करते हैं, हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा हम लोग को नाइट्राइड यूज करना है, कौन सा हम लोग को हाइपोक्लोराइड यूज करना है। C- जो रहता है वो हमेशा हाइपोक्लोराइड रहता है, वो उसका नाम है हाइपोक्लोराइड। इसका हाइपोक्लोराइड मतलब ऑक्सीजन का एटम कम, ClO- तुम्हें ऐसे ही याद रखना है। वैसे ही ClO4- पर क्लोराइड। इसी को रुको, इसके ऊपर आते हैं। इसके अलावा अरमान को मैंने अनम्यूट किया हुआ है। सर नॉन मेटल और मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या फर्क है? मेटल्स और फर्क है, मेटल्स जो होते हैं वो बड़े ही मेटेलिक होते हैं, मेटल्स जो है नहीं वो सर, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं मेटेलिक बोल नहीं रहा होते। हूँ तो प्रॉपर्टी में, मतलब इस चीज में हम लोग जो वैलेंसी में हम लोग इसे यूज कर रहे हैं उसमें हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं? मेटल्स जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं हमेशा 1, 2 या 3 ही रहती है, और नॉन मेटल्स ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं जिनकी वैलेंसी जो है मतलब जिनकी वैलेंसी 1, 2, 3 होती है, जिनके लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेसिकली मेटल्स वो होते हैं।
बेसिकली मेटल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और नॉन मेटल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके लास्ट 5 6 7 5 6 क्या अच्छा सर HCl नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल विद मेटल्स। बिल्कुल HCl जो है वो एक एसिड है, मेटलिक में ही आएगा, वो एक एसिड है। थैंक यू। हाइड्रोजन इज एन एक्सेप्शन, वो +1 भी हो सकता है, वो -1 भी हो सकता है। फॉस्फोरस वैलेंसी भी दिखा सकता है 5, बिकॉज ऑफ वेरिएबल वैलेंसी। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंप मार सकते, लास्ट ऑर्बिट जो रहता है उसमें से जंप मार के ला सकते हैं, वेरिएबल वैलेंसी देखने वाले हैं फिलहाल के लिए। सर हम लोग को ये हाइपोक्लोराइड, परक्लोराइड, नाइट्राइट और नाइट्रेट हम लोग को हेल्प कैसे करेगा एग्जैक्टली? बिल्कुल मतलब फॉर्मूलाज जो है वो डिफरेंट है। NO2- जो है वो नाइट्राइट होता है, NO3- जो है वो नाइट्रेट होता है। अब ये डिटेल में जो है ठीक है, डिटेल में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, चलो दिस इज डन, फिलहाल के लिए इतना इज मोर देन इनफ। अभी जो है हम लोग जो है हमारी फॉर्मूला देखते हैं, एक सेकेंड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो याद रखनी है, हमारा क्या, एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, क्या हमने ऑक्सीडेशन नंबर किया हुआ है? नहीं हाँ सर। हाँ, नोट देंगे, नंबर भी करते हैं। हाइड्रो प्लस है, लिथियम जो है वो ये बाय द वे ये वैलेंसी चार्ट है, ये हमें याद रखना है। इसमें हमें सब पता चल जाएगा कि नाइट्राइड नाइट्रेट क्या होता है। तो बेसिकली ये वैलेंसी चार्ट है, वैलेंसी चार्ट जो है वो हमें याद रखना है। हमने देख लिया कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का कैसे रिएक्शन होता है, अब वैलेंसी चार्ट देखते हैं। ये याद रखना है, H+L+। बेसिकली याद रखो, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो उसके ऊपर चार्ज कौन सी आएगी? प्लस चार्ज आ जाएगी। हाँ क्षितिज बोलो। सर नाइट्राइट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में डिफरेंस क्या है? किसमें किसमें? क्षितिज की नाइट्राइट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में डिफरेंस क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जो है NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मूला NO2 है, और नाइट्राइट में जो है ना NO2- है, NO2- चार्ज है इसके ऊपर, जबकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो ग्राउंड स्टेट में है, भी चार्ज नहीं है, वो रिएक्ट हो ही नहीं सकता नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके सर, जबकि समझा। जबकि NO2 को, जो नाइट्राइट को जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, इट कैन टेक 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो जो N, समझ रहे हैं, मतलब उसके पास माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज वाले क्या करते हैं, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ है, छीनेगा। हाँ बिल्कुल, समझा। हाँ सर। सर तो मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। बिल्कुल सही। ठीक है सर। हाँ, तो अब यहाँ पे जो है तुम्हें बेसिकली ये वैलेंसी चार्ज जो है वो सीखनी है। हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, H+ चार्ज आ गई। हाँ, अब लिथियम है, लिथियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? लिथियम के लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्षितिज को अनम्यूट किया है।
मुझे डाउट नहीं है, मैंने पूछ लिया। ओके फाइन, चलेगा। लिथियम जो है, लिथियम के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऑफकोर्स वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा, डोनेट कर लेगा, तो उसके ऊपर कौन सी चार्ज आ जाएगी, पॉजिटिव की चार्ज आ जाएगी। सेम फॉर सोडियम, सोडियम जो है 281, उसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, डोनेट कर देगा, इसलिए सोडियम के ऊपर कौन सी चार्ज आ जाएगी, Na+। सेम फॉर पोटेशियम, K+। अमोनियम के ऊपर भी एक ही चार्ज आती है, प्लस। क्यूप्रस, अर्जेंटीनियस, मर्क्यूरियस, ऑरस, सबके ऊपर एक एक चार्ज आ जाती है, तो इसलिए ये याद करना इज वेरी इजी। इनको हम लोग बोलते हैं मोनोवैलेंट आयंस। अब आते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट नेगेटिव आयंस के ऊपर, जैसे क्लोराइड, क्लोरीन होता है Cl, जब वो अपना आ, ले लेता है किसी से, तो वो जो है क्लोराइड बन जाता है Cl-। फिर क्लोराइड आया तो क्लोराइट, क्लोराइड तुम्हें याद करने की जरूरत है, क्लोराइड इज ClO2-, क्लोरेट इज ClO3-, कम वाला है ClO2-, जिसके पास कम ऑक्सीजन है वो क्लोराइड है। क्लोरेट वो है जो ClO3- है, ठीक है। हाइपोक्लोराइट फिलहाल के लिए बाद में देखते हैं, फिलहाल क्लोराइड ClO3-। अब जैसे क्लोराइड था, जैसे क्लोराइड था Cl-, वैसे ही आयोडाइड I-। जैसे क्लोराइड था ClO2-, वैसे ही आयोडाइट IO2-। जैसे क्लोरेट था ClO3-, वैसे ही आयोडेट IO3-। अब जैसे ही क्लोराइड था वैसे ही नाइट्राइड भी होता है, में पढ़ेंगे। जैसे क्लोराइड है वैसे ही नाइट्राइट भी है, तो क्लोराइड, आयोडाइट, नाइट्राइट। क्लोराइड इज ClO2-, आयोडाइट इज IO2-, and nitrite is NO2-। क्लोरेट ClO3-, iodate IO3-, nitrate NO3-। ठीक है, तो अगर तुमने सिर्फ ये याद कर लिया तो बाकी सब भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें से जो है ये 3 याद रखोगे तो बाकी के 3 भी बाकी भी याद हो जाएंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड HSO3-, हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फेट तो HSO4-, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो होता है H2SO4। साइनाइड CN-, साइनेट CNO-। हाइड्राइड H-, जैसे यहाँ पे H+ है, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन जो है छीन लिया तो H-। सुपर ऑक्साइड O2-, हाइड्रो ऑक्साइड OH-। मेटा एल्यूमिनेट याद करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-, ब्रोमाइड Br-, फॉर्मेट और एसीटेट अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो नहीं भी ठीक है। क्षितिज को अनम्यूट किया। सर नाइटर क्या होता है? नाइटर से निट्रिक एसिड इज अ सब्सटेंस जिससे निट्रिक एसिड बनता है। क्षितिज समझा? क्षितिज कहाँ गया, ये गुम हो गया। नाइटर जो है वो पोटेशियम नाइट्रेट होता है जिससे नाइट्रिक एसिड बनता है। इट इज यूज्ड इन गन पाउडर। अनम्यूट, अनम्यूट, अनम्यूट। सबको अनम्यूट कर दिया, बोलो। सर वैलेंसी चार्ज में हमने चार्ज क्यों यूज किया? वैलेंसी तो चार्जलेस होता है ना।
हाँ बिल्कुल, वैलेंसी तो चार्जेस होता है, वैलेंसी चार्जेस रहता है, लेकिन सिंबल्स के ऊपर तो चार्ज आ सकती है ना। जी सर। और सर हाइड्रोजन सल्फाइड में SO3 है, पर अगर हम लोग दूसरे एग्जांपल्स में देखें तो आयोडाइड या क्लोराइड में तो O के साथ उसके बाद 2 है ना, तो क्या इसमें डिफरेंस क्या है? बेसिकली जैसे OUS और इक रहता है ना, जिसके हमने बोला सफिक्स में OUS हाँ कम वाली वैलेंसी जो है वो OUS रहता है, और जो ज्यादा वाली वैलेंसी जो है उसके एंडिंग में इक रहता है। वैसे ही यहाँ पे भी जिसके पास कम ऑक्सीजन एटम्स जो है जिसके पास कम ऑक्सीजन एटम्स है वो रहता है आइट, और जिसके पास ज्यादा ऑक्सीजन एटम्स रहते हैं वो रहता है 8। ओके सर। तो सर अगर एग्जाम में हम लोग को ऑप्शन मिला कि हाइड्रोजन का सोडियम का वैलेंसी क्या है, तो +1 है और 1 है, तो हम लोग को 1 में टिक करना पड़ेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, 1 में ही वैलेंसी पूछा है तो तुम लोग 1 लिखोगे, लेकिन अगर ऐसा ऐसा सोडियम जिसकी वैलेंसी 1 है, मतलब उसके ऊपर चार्ज है, तो उस सोडियम को डिनोट कैसे करोगे, तुम लोग उसका सिंबल क्या लिखोगे? क्योंकि सिर्फ तू नॉर्मल Na लिखेगा तो इसका मतलब कि 281 है, मतलब उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझा? हाँ सर। 281, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन तू बोल रहा है मतलब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो सोडियम आयन को तू कैसे रिप्रेजेंट करेगा? तो Na प्लस से रिप्रेजेंट करेगा, तो Na के ऊपर तू वो प्लस की साइन देगा ताकि तू ये बता सके उनको कि उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, वरना तू Na ऐसा सोडियम का आयन जिसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, और जो नॉर्मल सोडियम एटम है जिसके पास 11 के 11 ही इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों को तू Na से रिप्रेजेंट करेगा, तो तुझे पता कैसे चलेगा कि एक्चुअली में इसने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है कि सेम नॉर्मल सोडियम का एटम है? ओके सर, समझा मैं समझा। क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ तो आयन जो रहता है, आयन के ऊपर हमेशा चार्ज रहता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो चार्ज हो उसके ऊपर वो चार्ज रहेगा। सर हाँ मेरे को ये वाला कॉन्सेप्ट समझाओ ना फिर से, बैलेंसी चार्ट का, जस्ट स्मॉल जिस्ट। सर आप अनम्यूट हो गए, म्यूट हो गए। हाँ ठीक है, तो बेसिकली मैंने यही बताया कि ये वाला चीज सिर्फ याद रखो, इसमें हाइपोक्लोराइड छोड़ दो, हाइपोक्लोराइड छोड़ दो, बाकी ये याद रखो, ये 3 याद रखो, ये 3 याद रखोगे बाकी की चीजें याद हो जाएंगी खुद ब खुद। ओके, ठीक है सर। क्लोराइड का Cl माइनस तो क्लोराइड का ClO2 माइनस, और क्लोराइड का ClO3 माइनस, जैसे क्लोराइड का Cl माइनस वैसे आयोडाइड का I माइनस, जैसे क्लोराइड का ClO2 माइनस वैसे आयोडाइड का IO2 माइनस, जैसे क्लोराइड का ClO3 माइनस वैसे ही आयोडाइड का IO3 माइनस। ओके सर, थैंक यू सर। सर ओके, समझा? ओके, सर हाँ हाँ, बोलते जाओ बोलते जाओ। सर ये एसीटेट क्या होता है? एसीटेट जो है वो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने वाले हैं, या फिर एसिड्स और बेसिस में देखने वाले हैं। सर उसका एसीटेट यूज से क्या होता है? उससे एसिटिक एसिड बनता है। ओके सर। हाँ, तो वो हम लोग एसिड्स और बेसिस में जो है वो देखेंगे, और एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर में यूज होता है। ओके हाँ सर वो पता है। हाँ, तो बेसिकली उससे जो है बस यही है, एसिड्स और बेसिस। इसलिए मैंने बोला जिसको याद रखना है ठीक, जिसको ऑलरेडी पता है तो ठीक है, वरना फिलहाल ये दोनों चीज याद करने की, फॉर्मेट और एसिटेट याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये हाइपोक्लोराइड याद करने की जरूरत नहीं है, ये ओके सर। हाइपोक्लोराइड याद करने की जरूरत नहीं है, एसिटेट और फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन कर्व उसके बाद फिर क्या याद करने की जरूरत नहीं है, बस फिलहाल तो ये मेटा एल्यूमिनेट याद करने की जरूरत नहीं है। सर और ये साइनाइड भी यूज होता है? साइनाइड इज अ पॉइजन, तो हाँ फिलहाल के लिए यूज करने की जरूरत नहीं है साइनाइड को भी। ओके सर। हाँ, बाकी सब थैंक यू चीजें सर। बहुत इजी है। हाँ सर वो तो लर्न है। ओके, चलो ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो
अब सेकंड ये वैलेंसी 2 वाले देख लेते हैं, जिनकी वैलेंसी 2 है वो सब देख लेते हैं। बेरिलियम, बेरिलियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो Be2+, मैग्नीशियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो Mg2+, कैल्शियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो Ca2+, बेरियम के भी लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो Ba2+, जिंक के लास्ट शेल में Zn2+, निकल के Ni2+, यूरेनियम के U2+, कोबाल्ट के Cu2+। तो बेसिकली सबके एंडिंग में जिसके पास लास्ट शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स है, सब अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, तो उनका जो सिंबल जो है आयंस जो है वो क्या क्या है, ये 2+2+ वाले बन जाएंगे। ये एक बार देख लेना, ये सब देख लेना और फिर बस यहाँ पे जो है ये याद करने की जरूरत नहीं है, प्लम्बेट याद करने की जरूरत नहीं है, डाइक्रोमेट याद करने की जरूरत नहीं है, और सल्फेट याद करने की जरूरत नहीं है, थायोसल्फेट भी याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी सब इजी है, बाकी सब कर सकते हो। ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो ये हो गई वैलेंसीज। हमने वैलेंसी कर लिया था ना, ऑक्सीडेशन नंबर सीख लेते हैं अभी। ये हमने कर लिया, सबसे हाईएस्ट वैलेंसीज 2 की रहती है, ऑस्मियम और रुथेनियम। OSO4 इनके पास जो इनकी वैलेंसीज जो है 8 रहती है। अभी देखो, अब ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेसिकली, हम लोग फ्यूचर में देखने वाले हैं कि वैलेंसी 8 कैसे, बिकॉज ऑफ द आयोनाइजेशन पावर ऑफ दीज एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स जो है जंप मारते हैं पेनल्टीमेट शेल टू लास्ट शेल में बिकॉज ऑफ द आयोनाइजेशन पावर। इनका जो इनके पास जो वैलेंसी जो है वो 8 हो जाती है। फ्यूचर में हम लोग बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं इसके बारे में। फिलहाल के लिए याद रखो कि सिर्फ ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दोनों जो है ऑस्मियम और रुथेनियम, इनकी वैलेंसीज जो है वो हाईएस्ट रहती है। OSO4, RuO4, इनके वैलेंसीज जो है हाईएस्ट रहती है 8 बिकॉज ऑफ द आयोनाइजेशन पावर दे हैव। ठीक है, अब आयोनाइजेशन पावर जो है हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखने वाले हैं। आयोनाइजेशन पावर जो है उसके बारे में डिटेल में हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उसके आगे जो है हम लोग देखेंगे कि कैसे पेनल्टीमेट शेल से लेके लास्ट शेल में जो है इलेक्ट्रॉन्स जंप मारते हैं। फिलहाल के लिए तुम्हें याद रखो, ऑस्मियम एंड रुथेनियम आर द 2 एलिमेंट्स व्हिच हैव द हाईएस्ट वैलेंसी ऑफ 8। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर NH3 जस्ट अ नंबर, वैलेंसी जो है वो सिर्फ एक नंबर है। Valency is just a number, whereas oxidation number is valency associated with sign. Okay, अगर मैं बोलता हूँ कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो 2, ऑक्सीजन जो है उसकी वैलेंसी 2 है, मतलब 2 है, तो 2 जो है वो उसकी वैलेंसी है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ ऑक्सीजन जो है वो उसकी वैलेंसी -2 है,
तो -2 उसकी वैलेंसी नहीं है, -2 उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो अगर एक वैलेंसी के पीछे साइन जुड़ जाती है प्लस या माइनस की, तो वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बन जाता है। ठीक है, समझा? अगर वैलेंसी के पीछे प्लस या माइनस जुड़ जाता है तो वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बन जाता है। बोलो अरमान। नहीं तो सर 7 o'clock को सर मेरी अफ्तारी है रमजान की वजह से, तो ओके अरमान, चलेगा 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 अरमान, जा सकते हो अगर। रिकॉर्डिंग देख लूंगा। ओके फाइन, नो इश्यूज अरमान। कितने बजे तक है ये मीटिंग एग्जैक्टली? 8 बजे तक। ओके सर। बाय सर। बाय एवरीवन, बाय बाय अरमान। हाँ 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 पता है, 7:15 तक है, मजाक किया था उसके साथ। अच्छा, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना, इट डील्स विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कंपाउंड्स। ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना, इट डील्स विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कंपाउंड्स। अब तुम लोग बोलोगे सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव का एक्सप्लेनेशन जो है, कॉन्सेप्ट जो है, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब सपोज हम लोग एक कंपाउंड लेते हैं जो कि है NH3, और एक दूसरा कंपाउंड लेते हैं जो कि है NF3। ठीक है, ये है अमोनिया और ये है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। ये दो ले लिए हमने कंपाउंड्स। ठीक है, अब दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, इसके डिफरेंस से हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। ये हम लोग जो है इसके थ्रू पता चलेगा। ओके, समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट वाइज। अब सपोज मैंने न्यूक्लियस लिया। ठीक है, मैंने न्यूक्लियस लिया, ये एक न्यूक्लियस है, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकेंड शेल में जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये हो गया नाइट्रोजन का एटम। एक दूसरा एटम, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटम, ये एक और हाइड्रोजन का एटम, और ये तीसरा एक और हाइड्रोजन का एटम। तो ये जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए। ठीक है, ये हो गया NH3 ऐसे। अब ये नाइट्रोजन में जो है अगर देखोगे तो ये जो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज है जो है, न्यूक्लियर चार्ज, इन शॉर्ट मैं बोलता हूँ, न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ दीज हाइड्रोजन एटम। ये वाले जो न्यूक्लियर, इसका जो न्यूक्लियर चार्ज जो है, जो कि पॉजिटिव होता है,
न्यूक्लियर चार्ज इज नथिंग बट चार्ज ऑन न्यूक्लियस, और चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन्स। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब नाइट्रोजन जो है उसके पास 7 प्रोटॉन्स भी हैं। नाइट्रोजन के पास क्या है, 7 प्रोटॉन्स भी हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि इसका जो न्यूक्लियर चार्ज जो है इस हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियर चार्ज से बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, ओनली वन प्रोटॉन, ओनली वन प्रोटॉन। तो मतलब इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू द पॉजिटिव चार्ज जो नाइट्रोजन के पास है। ठीक है, तो इसका जो न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्ट करेगा इसके इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा है कि वो जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा इंक्लाइंड रहेंगे किसकी तरफ, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस की तरफ। मतलब इनका जो झुकाव रहेगा, खिंचाव रहेगा, खिंचावपन वो किसकी तरफ ज्यादा रहेगा, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा रहेगा। तो मैं बोल सकता हूं इन अ वे कि नाइट्रोजन जो है काइंड ऑफ हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स छीन रहा है, हाइड्रोजन जो है काइंड ऑफ अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, काइंड ऑफ। नाइट्रोजन के ऊपर जो है यहाँ पे चार्ज कौन सी आ जाएगी, यहाँ से एक, यहाँ से एक और यहाँ से एक, -3। इससे एक इलेक्ट्रॉन छीना, इसका झुकाव इसकी तरफ रहा, काइंड ऑफ इससे एक इलेक्ट्रॉन, इससे एक इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन जो है यहाँ पे, नाइट्रोजन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या है, -3 है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज -3। अब NF3 की बारे में देखते हैं। यहाँ पे सेम नाइट्रोजन का एटम है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और लास्ट वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे जो है फ्लोरीन के 3 एटम्स हैं। फ्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 7 नहीं, लास्ट शेल में कितने होते हैं, हाँ 7 ही होते हैं। सेम ये हो गया नाइट्रोजन का, ये हो गया फ्लोरीन, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 और बाहर 7। तो ये फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन। अगर मैं अभी यहाँ पे इसका न्यूक्लियर चार्ज देखूं तो इसके पास न्यूक्लियस में यहाँ पे इसके पास न्यूक्लियस में जो है कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन्स हैं, 7 प्रोटॉन्स हैं। चैटिंग पे ध्यान मत दो, यहाँ पे देखो सबके सब यहाँ पे जो है न्यूक्लियस में जो है कितने प्रोटॉन्स हैं इसके पास, टोटल 7 प्रोटॉन्स हैं। मतलब इसके पास जो न्यूक्लियर चार्ज जो है इसके पास 7 प्रोटॉन्स हैं। लेकिन इस फ्लोरीन के पास, इन फ्लोरीन के पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 9 प्रोटॉन्स। ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी किसके पास है, ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी फ्लोरीन के पास है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा झुकाव जो रहेगा वो किसकी तरफ रहेगा, फ्लोरीन की तरफ। इनका झुकाव जो रहेगा, खिंचावपन जो रहेगा किसकी तरफ रहेगा, फ्लोरीन की तरफ है। तो अगर फ्लोरीन की तरफ अगर इनका खिंचाव रहेगा तो मैं बोल सकता हूँ काइंड ऑफ नाइट्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, काइंड ऑफ दे रहा है। तो मतलब दूर जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स काइंड ऑफ डोनेशन हो रहा है। तो नाइट्रोजन जो है यहाँ पे क्या हो गया, +3, क्योंकि जो डोनेट करता है उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आती है। तो यहाँ पे जो है +3 हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन वॉज -3 जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन वॉज +3। यहाँ पे जो है हाइड्रोजन जो था वो था जो भी है, तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था वो ज्यादा था, और यहाँ पे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है क्योंकि पॉजिटिव में। तो जो पॉजिटिव में हो सकता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे ज्यादा हो सकता है, ऑफ कोर्स इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है कंपेयर टू दिस नाइट्रोजन एटम जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। समझ, तुमको समझा बेसिकली क्या बोल रहा हूं मैं। इस नाइट्रोजन का नेगेटिव वाला चार्ज बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू दीज हाइड्रोजन एटम्स। वही इस नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बहुत कम है कंपेयर टू दी फ्लोरीन एटम्स। तो यहाँ पे मैं पूछूं कि बताओ कौन किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन का कि फ्लोरीन का, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सर।
और अगर मैं यहाँ पे पूछूं इन NH3 किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन का कि हाइड्रोजन का, तुम लोग बोलोगे ऑफ कोर्स सर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तुमको बेसिकली समझा क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये माइनस की चार्ज जो होती है ना उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। स्टेबल रखा हुआ है कैमरा मैंने। ठीक है, समझ में आ गया। अब कुछ रूल्स देख लेते हैं। हमें अगर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने हैं, रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, अगर हमें फाइनल सिर्फ रूल्स देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के, फिर हमारा लेक्चर खत्म करते हैं हम लोग। ठीक है, पहला रूल ऑक्सीडेशन नंबर का, पहला रूल ऑक्सीडेशन नंबर का कि एलिमेंटल फॉर्म्स जो रहते हैं ना, एलिमेंटल फॉर्म्स, उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 रहता है। जैसे H2O, NO2, मतलब एलिमेंटल फॉर्म्स जो रहते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 रहता है। ये चीज डिस्कस करेंगे बाद में। सेकेंड चीज जो इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो हाइड्रोजन का रहता है वो +1 भी रहता है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी रहता है। अब +1 और -1 ऑक्सीडेशन नंबर कब होता है हाइड्रोजन का? अब जैसे कि मैंने बोला कि हाइड्रोजन जो है जब रिएक्ट करेगा, रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, तो +1, रिएक्शन विथ मेटल्स तो -1। ठीक है, अब सुनो, मेटल्स जो है ना दे ऑलवेज टेंड्स टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स जो हैं ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल्स जो हैं हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। तो मेटल्स अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स हमेशा डोनेट करेंगे तो मतलब हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो मतलब उसके ऊपर कौन सी चार्ज आ जाएगी? -1। तो जब मेटल्स के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर चार्ज आती है -1। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स ऑलवेज टेंड्स टू टेक इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स छीनते हैं नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल अगर इलेक्ट्रॉन छीनेंगे तो हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? नॉन मेटल्स छीन लेंगे। और जो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं, उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? +1। समझा? तो ये +1 समझ में आया, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, और -1 विद मेटल्स। ठीक है, इसके बाद फिर तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में, ऑक्सीजन के लास्ट, हाँ फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूं मैं, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑक्सीजन ऑलवेज टेंड्स टू टेक इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। तो ले लेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा? 2 ले रहा है तो माइनस, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रहेगा? -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 रहेगा। फोर्थ, फ्लोरीन, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है -1 रहेगा। ऑक्सीजन ऑफ कोर्स, फ्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन से मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? छीनेगा। तो इसलिए फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन होता है। -1 से ज्यादा जो है किसी का ऑक्सीडेशन नंबर हो ही नहीं सकता, मतलब -1 जो है वो ज्यादा है, उससे ऊपर जो है किसी का ऑक्सीडेशन नंबर हो ही नहीं सकता। ऑक्सीजन जो है, हाँ बिल्कुल उसके ऊपर आ रहा हूं मैं, ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं।
ठीक है, वो उसके ऊपर आ रहा हूँ। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये समझ में आ गई, ये समझ में आ गई। तो एक बार डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। अगर पॉइंट समझ में आ गई तो अभी रूल्स अच्छे से देख लेते हैं। पहला रूल, फॉर एलिमेंटल और नेचुरल फॉर्म, फॉर एलिमेंटल और नेचुरल फॉर्म इट इज ऑलवेज जीरो। जैसे कि Na, सोडियम जो है वो जीरो ही रहेगा, मर्क्यूरी उसका जीरो ही रहेगा, H2O उसका जीरो ही रहेगा, क्योंकि ये एलिमेंटल फॉर्म्स है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो ही रहेगा। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर जैसे लिनैक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है इनके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके लास्ट शेल में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, दे देंगे। तो अगर ये हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 रहेगा। ग्रुप 2 एलिमेंट्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे के सारे जो है इनके लास्ट शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, दे देंगे, और जो देते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो +2। हाइड्रोजन +1 जब नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, और -1 जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन मोस्टली -2 होता है, लेकिन एक्सेप्ट परऑक्साइड, परऑक्साइड जो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, परऑक्साइड का -1/2, -1/2। फ्लोरीन ऑलवेज -1, फ्लोरीन का क्या होता है, ऑलवेज -1। फ्लोरीन का हमेशा कितना होता है, -1 होता है। अब K2Cr2O7 है, ठीक से देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे फाइंड कर रहे हैं। मैंने अनम्यूट किया हुआ है, किसी को डाउट है तो अनम्यूट, स्वप्निल को अनम्यूट किया हुआ है। सर जो आपने रूल्स बताया, आप रूल्स को जैसे आपने NH3 और NF3 का एक्सप्लेन किया, तो उसके बेसिस में आप एक्सप्लेन कर सकते हो उसको, रूल्स को। किसके बेसिस पे? NH3 का एडिशन दिया कि इनका माइनस, NH3 में नाइट्रोजन का -3 की होता है, NF3 में नाइट्रोजन का +3 की होता है, तो उसके बेसिस में आप रूल्स एक्सप्लेन कर सकते हो। बिल्कुल, जो ऐसे NH3 और NH3 का जैसे मैंने बताया था, तो वैसे ही मैंने उसी बेसिस पे मैंने रूल्स भी एक्सप्लेन वही किए हैं। जैसे सेकंड में मैंने बोला ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 में जो है बेसिकली क्या होगा, ग्रुप नंबर 1 में देख सिंगल सिंगल एटम्स हैं। जब भी जो मैंने NH3 और NF3 बताया वो मॉलिक्यूल्स से, तो मैंने मॉलिक्यूल्स के बीच का मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सप्लेन की। अब जैसे ग्रुप नंबर 1 है और ग्रुप नंबर 2 है, मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन नंबर इज नथिंग बट साइन विद वैलेंसी। तो जो वैलेंसी है उसके आगे साइन लगा दो, प्लस या माइनस, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा। वैसे ही लिथियम देख ले, लिथियम जो है सिंगल एटम है, सोडियम जो है सिंगल एटम है, तो इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, ये एटम्स हैं, इनकी जो में एक ही इलेक्ट्रॉन है। और मेटल्स जो है हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, तो मेटल्स अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं तो उसके ऊपर प्लस की चार्ज आ जाएगी। ओके सर, और अगर एग्जाम में ऐसा पूछते कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो हम लोग को जो मोस्ट प्रोबेबल वन ही लिखना है ना, -3। अब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है बिल्कुल, तो उसका जो है -3 होगा, बिल्कुल। ओके अगर सर। सिर्फ नाइट्रोजन का पूछ रहे हैं तो -3। अगर मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो मॉलिक्यूल को फाइंड करने का तरीका इज डिफरेंट, वो अभी हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। यहाँ पे एट ओके सर। प्रेजेंट वाली स्क्रीन में मैंने देखा, लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं। अगर सिर्फ एटम का पूछ रहे हैं तो एटम का तो वेरी इजी है कि उसका जो वैलेंसी है उसके आगे साइन लगा दो। ओके सर, थैंक यू सर। समझा? तो ऑक्सीडेशन नंबर एटम्स का जो है वो चेंज होता है इन डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। कहीं पे नाइट्रोजन का वैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर -3 होगा तो कहीं पे +3 होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूल। अगर सिर्फ नाइट्रोजन दिया हुआ है सिर्फ तो फिर उसका सिर्फ -3 होगा। ओके, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। एवरीवन कैन लीव। थैंक यू चैताली,
का चैताली Kakhare. Chaitali Kakhare says you are my favorite teacher. दे दूंगा नोट्स, दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट नोट्स। नोट्स मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा।